हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड विन। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है जेकेपी कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसी एग्ज़ाम के लिए आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जीएस में से, और वो टॉपिक आपका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। सुनने में बड़ा आसान है भाई, पर जब इसको करोगे तब पता चलेगा कि ये टॉपिक आपके लिए कितना मुश्किल है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज जो है इसके टॉपिक को शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दो तरह की होती है, पहले आती है डेमोक्रेटिक, दूसरी आती है नॉन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आती है तीन तरह की: डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसमें रिपब्लिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। ठीक है, फिर से बता दूं, डेमोक्रेटिक तीन तरह की होती है: डायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और तीसरी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब नॉन डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, सात तरह की होती है: अथॉरिटेरियन, टोटलेरियन, ओलिगैरेसी, टेक्नोक्रेसी, थियोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की, और उसके बाद तीन तरह की और आती है: कम्युनिस्ट, कॉलोनिस्ट, और एरिस्टोक्रेटिक। ठीक है, तो चलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ये तो आपको पता है ना डेमोक्रेसी क्या होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ: गवर्नमेंट बाय द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड थ्रू द पीपल। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा डेमोक्रेसी क्या होती है। इट इज़ ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। डेमोक्रेसी एक क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, इनमें स्टेट पावर का मतलब हो गया गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो किसके पास होती है, लोगों के पास। ठीक है, हमें सरकार बनाने की क्या होती है, पूरी तरह से पावर दी जाती है। सिंपल टर्म्स में कहा जाए, हम एक पर्सन को पहले परमिशन देते हैं देश चलाने के लिए, तो अगर हमें उसका काम पसंद नहीं आता तो हम उसको थोड़े टाइम पीरियड के बाद क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर। जो उसकी जनरल पॉपुलेशन होती है, इनके पास होता है राइट टू वोट। सबसे पहले याद रखना, डेमोक्रेसी में क्या होता है, इंसान के पास राइट टू वोट होता है, जिसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ठीक है, जिस कंट्री में ये है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, वो कंट्री पूरी तरह से क्या है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेसी में आपको पता है रूलर्स किसके द्वारा चुने जाते हैं, कंपिटिटिव इलेक्शंस के थ्रू। जो भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो 4 साल के बाद होंगे, 5 साल के बाद होंगे, तो वहाँ पर फिर जो है माना जाता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ क्या करती हैं, आपको सिविल लिबर्टीज़ देती हैं। ठीक है, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं हमारे, वो देते हैं, और उसके साथ कंपिटिटिव इलेक्शंस हमें देते हैं। सिविल लिबर्टीज़ का मतलब हो गया आपके पास कुछ परमिशंस हैं काम करने की, जो आपको कभी भी गवर्नमेंट से मांगने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपका एक तरह का, जैसे आप उस देश में डेमोक्रेटिक नेशन में पैदा हुए हो तो आपको वो लिबर्टीज़ मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह हो गए। ह्यूमन राइट्स हो गया, आपके राइट टू लिव विद डिग्निटी हो गया, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गए, ये सब आपका आ गया। ठीक है, और उसके साथ इलेक्शंस तो होते ही होते हैं। डेमोक्रेसी में एक और चीज़ याद रखना, तीन फॉर्म्स होते हैं पॉपुलर एक्शन के: रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है लोगों से वोटिंग करवाई जाती है, ये पूछने के लिए कि आपको ये चीज़ सही लग रही है। जैसे देखिए, हमारे देश में ना प्लेबिसाइट करवाया जा सकता है इंडिया में, ये पूछने के लिए कि भाई आप जो ये इलेक्शंस वगैरह करते हो, पीएम वगैरह चुनते हो, क्या आपको ये इलेक्शंस वाला सिस्टम अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो उसमें हम लोग अगर मानेंगे या बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, रेफरेंडम कहा जाएगा। इनिशिएटिव एंड रिकॉल, ये तीन जो है पॉपुलर एक्शंस होते हैं, क्या कहते हैं हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अब जो इलेक्शंस, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की जो एग्जांपल्स आती है, इसमें इंडिया तो आएगा ही आएगा भाई। इंडिया को कभी बाहर नहीं हम कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक बेसिक हमारी नॉलेज थी, इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है ही है। उसके साथ आती है अर्ली एथेंस। अर्ली एथेंस के बारे में मैं बता दूं आपको, ये थी फर्स्ट कंट्री। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे पहली कंट्री एथेंस ही थी जिसने क्या किया था, डेमोक्रेसी को चुना था। फिर स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ये दीज आर द सम ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट आर करंटली प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी इन देयर नेशन। ठीक है, चलिए अब आगे, अब आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में तो पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये कैसी फॉर्म है डेमोक्रेसी की, जिसमें इलेक्टोरेट क्या करते हैं, इलेक्टोरेट का मतलब हो गया वोटर्स, ये भी आप याद रखना। जिसमें वोटर डिसाइड करते हैं लोग पॉलिसी के इनिशिएटिव्स के ऊपर, जिसमें
आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जैसे क्या हो गए, एमपीस हो गए, ठीक है, एमपीस और एमएलएस हो गए, आपको इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम वोटर्स क्या करेंगे, वहाँ पे डिसीजंस लेंगे कि क्या होना चाहिए देश में, ठीक है। फिर से बता दूं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग डिसाइड करते हैं पॉलिसीज़ के ऊपर, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव से बिना पूछे। मतलब कि देश में कौन कौन सा कानून होना चाहिए। इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, पॉलिटिशियंस जो है डिसाइड करते हैं ना, पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, वह हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हमारे देश में पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जबकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात की जाए, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए, फिर वो लोग क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, ठीक है। अब रेफरेंडम्स एंड इनिशिएटिव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्ट लेजिस्लेशंस, ठीक है। 2019 तक, अभी तक हमारे देश में 30 कंट्रीज जो है उन्होंने रेफरेंडम और को जो है अपने देश में क्या कर दिया हुआ है, लागू कर दिया हुआ है, ठीक है। आगे समझ इसकी। चलिए बात करते हैं, तीसरी आती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का मतलब हो गया इलेक्शंस किए बिना आप कभी भी किसी लीडर को नहीं चुनोगे, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसे हमारे देश की अगर एग्जांपल दी जाए ना, अगर हमारे देश में पूछा जाए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल क्या आएंगे, वो आएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, पहले हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, पहले एमपीज और एमएलएस चुनते हैं ना, ये हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी से चुनते हैं। फिर इसके बाद ये एमपी और एमएलए क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस के लिए वोटिंग करते हैं। इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। ये वो डेमोक्रेसी है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, पब्लिक के द्वारा। मैक्सिमम सारी वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसीज जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का काम करते हैं, जिसमें एग्जांपल आएगी यूनाइटेड किंगडम आएगा, जहाँ पर एक यूनिटरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। फिर आती है जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स। ये कुछ फॉर्म्स हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जबकि पब्लिक वोट्स जो हैं वो क्या करते हैं, लॉज या पॉलिसीज़ के लिए जो है क्या करते हैं, वोट करते हैं। अब एक और चीज़, रोमन रिपब्लिक जो है पहली कंट्री थी हमारी दुनिया में जिसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को क्या किया, अपने लिए चुना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आती है आपकी नॉन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, जिसमें सबसे पहले आएगा अथॉरिटेरियन, ठीक है। ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर रूलर्स क्या करते हैं, रूलर्स के लिए जो है एक बड़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस है। इसका मतलब क्या हो गया, जो रूलर्स हैं उनसे कभी जो है लोग नहीं पूछ सकते कि आप सरकार चला तो रहे कैसे हो। जैसे हम एग्जांपल दें, अगर हमारा देश नॉन डेमोक्रेटिक होता या अथॉरिटेरियन होता, हम पीएम या प्रेसिडेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे कि आपने ये काम किया तो किया कैसे, ठीक है। आगे समझ। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पोलैरिटी। हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पोलैरिटी नहीं है, मतलब कि मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, ये अथॉरिटेरियन की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पोलैरिटी का मतलब हो गया कि आपके देश में कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, कोई चॉइस नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। आपके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी थोपी गई थी जब आप पैदा हुए थे, वही आपके ऊपर जो है अभी तक रूल करते जा रही है। आप चाहे 25, 30, 50 साल के हो गए हुए हैं, ठीक है, तो वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होगी। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल पावर का जो है बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिसयूज़ होता है, जिसमें पॉलिटिकल स्टेटस क्यू जो है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। मतलब कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी शुरू से एंड तक जो है आपकी लाइफ के आपको रूल कर रही होगी। रूल ऑफ लॉ नहीं रहता यहाँ पर, ठीक है। सेपरेटेड पावर्स चाहे होती है और उसके साथ डेमोक्रेटिक वोटिंग भी होती है इसमें। अब देखिए, अथॉरिटेरियम का मतलब हो गया, इसमें हाई कंसंट्रेटेड और सेंट्रलाइज गवर्नमेंट पावर होती है जो पॉलिटिकल रिप्रेशन को चलाते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेशन का मतलब हो गया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को आगे नहीं लाया जाएगा, और उसमें जो है आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ किया जाता है सरकार को चलाने के लिए। और एक और चीज़, अथॉरिटेरियम का मतलब हो गया कि आपके वहाँ पर एक इंडेफिनिट पॉलिटिकल टेन्योर है, ठीक है। वही बात है जैसे शुरू से लेकर एंड तक आपके लाइफ के जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या कर रही है, रूल कर रही है, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आती है चाइना। अब इसकी एग्जांपल आ गई सबसे पहले रशियन फेडरेशन, सोवियत ईस्टर्न ब्लॉक स्टेट्स,
ठीक है। और जो हमारी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये किसकी है? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की क्या आती है? एग्जाम्पल्स आती है। अब आपकी नेक्स्ट कंट्री आती है टोटलिटेरियन। ठीक है, ये एक ऐसी कंट्री होती है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें खाली एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें एब्सोल्यूट पावर है और वो लोगों को क्या कर रहा है? गवर्न कर रहा है। ठीक है। अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियन में जो है थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब इसकी एग्जांपल्स आती हैं जोसेफ स्टालिन जो सोवियत यूनियन के लीडर थे, एडोल्फ हिटलर जो थे जो नाजी जर्मनी के लीडर थे, ये कुछ जो है टोटलिटेरियन रिजाइम्स के क्या थे? लीडर थे। अब आती है ओलिगैरेसी। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक छोटा ग्रुप होता है लोगों का जो क्या करते हैं? पूरी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। ये बड़ा एक तरह का यूनिक फीचर है। ठीक है, ये लोग या तो या नहीं, कभी कभी सेफ कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बिना जो है, सॉरी, इसमें बोला हुआ है ये लोग जो हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो है चुने जाते हैं, जैसे नोबिलिटी, मतलब कि जो है उनकी फैमिली का क्या रुतबा है पूरे देश में, फेम क्या है उनका, उनके पास कितना पैसा है, एजुकेशन, कॉरपोरेट, रिलीजियस या पॉलिटरी या मिलिट्री कंट्रोल अगर है इनका, तो वो जो है एक ओलिगैरेसी गवर्नमेंट के क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। जिसमें एग्जांपल्स आएगी फिलीपींस, रशियन फेडरेशन, ईरान, यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। ये सब जो है ओलिगैरेसी गवर्नमेंट की क्या आती है? एग्जाम्पल। अब आती है टेक्नोक्रेसी। टेक्नोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर डिसीजन मेकर्स जो हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपर्टीज इन गिवन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर उनको साइंटिफिक या टेक्निकल नॉलेज होगी ना, तब वो एक क्या है? कंट्री क्या है? एक टेक्नोक्रेसी गवर्नमेंट है या टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, चलिए अब आती है हमारी थ्योरोक्रेसी। थ्योरोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पे डीटी और गॉड को जो है एक रिकग्नाइज की, ये एक पूरी तरह से रिलीजियस कंट्री है जहाँ पे भगवान को या उनके जो भी जिनको मानते होंगे, वो जो गॉड होंगे उनके, उनको जो है वो अपना सबसे पहला सिविल रूलर मानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि जो रूल्स बना रहे हैं यहाँ पे, वो कौन बना रहे हैं? भगवान बना रहे हैं। और एक और चीज़, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो पूरी तरह से कहाँ से आती है? रिलीजन से। थ्योरोक्रेसी में लॉज जो होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? रिलीजियस टीचिंग्स के ऊपर, सेक्रेट टेक्स्ट के ऊपर, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनको हमेशा डिवाइनली गाइडेड कहा जाता है। मतलब कि जैसे देखिए कोई कंट्री है, अगर वो इस्लामिक नेशन है तो वहाँ पर जो है कौन सी आती है? थ्योरोक्रेसी आती है, क्योंकि वो वहाँ पे रूल्स जो बनाएंगे वो बनाएंगे शरीयत रूल्स। ठीक है, कोई अगर क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है तो वो होली बाइबल को देख के क्या करेंगे? रूल्स बनाएंगे। अब इसकी एग्जांपल्स आती है ईरान, मॉरिटेनिया, सऊदी अरेबिया, वेटिकन सिटी और यमन। ठीक है, अब आती है आपकी डिक्टेटरशिप। इसके बारे में मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत भी है। डिक्टेटरशिप एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पे एक सिंगल पर्सन या एक छोटा ग्रुप जो है उनका पूरी तरह से एब्सोल्यूट पावर होता है और उनमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। डिक्टेटरशिप जो होते हैं अथॉरिटेरियन या टोटलेरियन भी हो सकते हैं, और उसको कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है? मिलिट्री, वन पार्टी पर्सनैलिटीज या एब्सोल्यूट मोनार्कीज। तो डिक्टेटरशिप भी चार तरह की आती है। मिलिट्री रूल होता है वहाँ पे, वन पार्टी सिस्टम होता है, पर्सनैलिटिस्ट होता है या एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। अब इसकी एग्जांपल आती है अल्जीरिया, एंगोला, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डिजबोटी और इजिप्ट। ठीक है, चलिए अब आती है आपकी लास्ट जो हमने टाइप करनी है, वो आती है एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पर एक सिंगल रूलर का जो है कंप्लीट अथॉरिटी है गवर्नमेंट के ऊपर और उसकी स्टेट के ऊपर। ठीक है, कोई लिमिट्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ से। ये आ गई आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की। मतलब पूरी तरह से एक इंसान जो है रिलीजियसली या जैसे मर्जी जो है, वो अगर उस स्टेट का राजा है, उस कंट्री का राजा, तो वो शुरू से क्या कर रहा है? उसको चला रहा है। जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल्स आती हैं फ्रांस, नहीं ये फ्रांस नहीं आएगा यहाँ पर, टर्की, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, जॉर्डन, कतर और भूटान। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी किसकी? हमारी एब्सोल्यूट मोनार्की की। अब यहाँ पर तीन चीज़ें और आती है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कॉलोनिस्ट और एरिस्टोक्रेटिक। इसके बारे में मैं आपको छोटा सा बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है? इसमें नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है इसमें कुछ भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। पूरी तरह से जो है वहाँ का सिस्टम जो है कौन चलाती है? गवर्नमेंट चलाती है। ठीक है, अब कॉलोनीज गवर्नमेंट आज के टाइम पे हमारे देश में, दुनिया में कहीं पे भी नहीं है।
जहाँ पर क्या होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्या करती है, गवर्न करती है, जैसे पहले इंडिया इसकी एग्जांपल थी। ठीक है, अब तीसरी आती है एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। अब जो हमारी एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग, लोग कौन से होंगे, वो अमीर लोग होंगे, वो क्या करते थे, देश को चलाते थे। ठीक है, इसकी भी आज के टाइम पे वैसे इतनी ज़्यादा एग्जांपल नहीं है, हाँ, पर एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट ने ही क्या किया, आज के टाइम पे किसका रूप ले लिया हुआ है, वो ले लिया हुआ है एब्सोल्यूट मोनार्की का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक भी आपका ख़त्म होता है जेकेपी कांस्टेबल का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या समझ आई होगी, इसमें से कुछ बेनिफिट हुआ होगा आपको। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए सच में बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर, मतलब मत भूलना। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आपसे।